Greetings for the day, dear students. In the chain of my lectures on carbohydrates, this is my sixth lecture. And today I'll discuss the determination of size of rings in मोनोसेकेराइड्स. कार्बोहाइड्रेट्स पर मेरे लेक्चर्स की श्रृंखला में ये मेरा छठा लेक्चर है और मैं आज आपको मोनोसेकेराइड की वलय के आकार का निर्धारण कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. मोनोसेकेराइड्स की वलय के आकार का निर्धारण. मोनोसेकेराइड्स की जो वलय है, जो रिंग है, उसके साइज़ का निर्धारण प्रमुख रूप से दो विधियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें से पहली विधि है मिथाइलेशन मेथड या मेथिलीकरण विधि और सेकंड है पर आयोडिक एसिड अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड मेथड. क्योंकि मोस्टली जो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं वो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और हम जानते हैं कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो पर्याप्त स्थायी हैं, कंप्लीट दे आर स्टेबल कंपाउंड्स. तो इन दोनों संभावित संरचनाओं में से इन विधियों के द्वारा हम किसी एक संरचना का निर्धारण कर लेते हैं कि हमको पता चल जाता है कि मोनोसेकेराइड्स में 5 मेंबर्ड रिंग है या 6 मेंबर्ड रिंग है. उदाहरण के लिए हम ग्लूकोज की संरचना में उसके साइज़ का रिंग के साइज़ का निर्धारण करेंगे. अब इसमें हम जानते हैं कि ऐसे वाले कंपाउंड जिसमें ऐसे 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड कंपाउंड जिनमें एक हेटेरो एटम ऑक्सीजन है, तो अगर 6 मेंबर्ड है हमारा कंपाउंड और उसमें हेटेरो एटम के रूप में विषम परमाणु के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित है तो वो है पायरन. और यदि 5 मेंबर्ड कंपाउंड है और उसमें हेटेरो एटम के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित है तो वो कंपाउंड है फ्यूरन. तो हम ग्लूकोज की संरचना को उसी के आधार पर हम बोलते हैं कि पायरेनोज है अर्थात 6 मेंबर रिंग है या फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है या उसमें 5 मेंबर रिंग है. तो सबसे पहला इसमें मेथड है मेथिलीकरण विधि या मिथाइलेशन मेथड. इस विधि में यौगिक का हम पूर्ण मेथिलीकरण करते हैं. वी डू कंप्लीट मिथाइलेशन ऑफ द कंपाउंड और उसके बाद हम उसको जल अपघटित करके उसका ऑक्सीकरण करते हैं, हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन करते हैं. और जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है उसका हम एनालिसिस करके उसका विश्लेषण करके हम बता सकते हैं कि रिंग का साइज़ क्या है, वो 5 मेंबर रिंग है या 6 मेंबर रिंग है. हम जानते हैं कि 5 और 6 मेंबर रिंग्स जो हैं वो स्टेबल होती हैं. 5 या 6 सदस्यों वाली जो वलय होती है वो स्थायी होती है. अतः ग्लूकोज की संभावित संरचनाएं जो होंगी, जो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं वो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 हैं, जो कि हमने नीचे शो किए हैं. तो हम इनको पूरा एक चेन ऑफ रिएक्शंस करते हैं, एक श्रृंखला करते हैं अभिक्रियाओं की और फिर उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका एनालिसिस करके हमको पता चल जाएगा कि ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग है या 5 मेंबर रिंग है. तो ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो गए, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2. अब इनको पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो पहला कार्बन एटम है उस पर जो CHOH ग्रुप है उसको हम पहले प्रोटेक्ट करते हैं. तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं मेथिल अल्कोहल और HCl से. दोनों संभावित संरचनाएं हैं. इसको पहली को हमने नाम दिया डी ग्लूको फ्यूरेनोज और फिर दूसरी वाली को हमने दिया डी ग्लूको पायरेनोज. जो डी ग्लूको फ्यूरेनोज है उसमें 4 मेंबर रिंग है, 4 कार्बन एटम और 5वां मेंबर ऑक्सीजन है, जबकि डी ग्लूको पायरेनोज में 6 मेंबर रिंग है, 5 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन है. अब जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं मेथिल अल्कोहल और HCl से तो क्या होता है कि हमको प्राप्त होता है मेथिल डी ग्लूकोफ्यूरेनोजाइड और मेथिल डी ग्लूकोपायरेनोजाइड. अर्थात जो C1 पर उपस्थित OH ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है, विस्थापित होकर उसकी जगह पे क्या आ जाता है, CH3 ग्रुप आ जाता है. अब इसका फिर हम कंप्लीट मिथाइलेशन करते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम किससे, मिथाइल सल्फेट से, इन दोनों यौगिकों की अलग अलग. तो क्या होता है कि हमको जो बाकी शेष जो 4 कार्बन एटम पर उपस्थित OH समूह है उसका हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाता है, CH3 समूह से. और हमको मिलता है क्या, मिथाइल टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोफ्यूरेनोजाइड और दूसरे 6 मेंबर रिंग वाले कंपाउंड से मिलता है मेथिल टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोपायरेनोजाइड.
अब हम क्या करते हैं, इसका हम जल अपघटन करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट HCl से। तो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाने पर जो C1 पर जो मिथाइल ग्रुप आया था उसका वहाँ पर हाइड्रोलिसिस होकर वापस CHOH समूह आ जाता है। बाकी शेष जो कंपाउंड है वो अप्रभावित रहता है। तो हमको मिला टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोफ्यूरेनोज और टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब हम इसका करवाते हैं ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या होता है कि पहले स्टेप में जो होता है अल्कोहलिक ग्रुप C1 पर जो OH समूह है तो उसका क्या होगा, वो ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइडिक समूह में। और एल्डिहाइडिक समूह में बदलने के साथ साथ जो इसमें ऑक्साइड रिंग थी वो टूट गई, तो जो C4 है उस पर एक मुक्त OH समूह आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसका फिर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या होगा कि जो C1 पर एल्डिहाइडिक समूह आया था वो किस में बदल जाएगा, COOH में। किस में बदल गया, COOH समूह में। और फिर उसका आगे ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा कि जहाँ पर एक तो COOH में बदल गया और वो वाला कार्बन एटम जिस पर कि मुक्त OH समूह था वो किस में बदल जाएगा, कीटोनिक समूह में। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो कार्बन श्रृंखला है वो टूट जाती है, कहाँ पर, जहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप आया है वहाँ से कार्बन श्रृंखला उसके नीचे से टूट जाएगी और हमको मिलेगा 2,3 ऑक्सी डाइमिथाइल टार्टरिक एसिड। और दूसरे केस में हमको मिलेगा ज़ाइलो ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड। तो अब हमको देखना है कि ग्लूकोज के यदि हम ये वाली चेन ऑफ रिएक्शंस करें तो ग्लूकोज में हमको वास्तविक रूप में क्या मिलता है। तो ये पाया गया कि ग्लूकोज में यदि 5 सदस्य वाली रिंग होती तो हमको ये उपरोक्त जो हमने सीक्वेंस किया था रिएक्शंस का उससे हमें 2,3 ऑक्सी डाइमिथाइल टार्टरिक एसिड मिलता, लेकिन वास्तव में इस सारी प्रक्रिया में हमको ग्लूकोज से क्या मिलता है, ज़ाइलो ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड की प्राप्ति हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 सदस्यों वाली रिंग होती है। ग्लूकोज है 6 मेंबर रिंग और इसकी जो स्ट्रक्चर हुई फिर कौन सी हुई, सेकेंड होगी ना कि फर्स्ट, अर्थात ग्लूकोज में जो है वो पायरेनोज स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर स्ट्रक्चर है। अब इसमें सेकेंड मेथड है पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन मेथड, पर आयोडिक अम्ल ऑक्सीकरण विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि पर आयोडिक एसिड के साथ हम पहले उसका मिथाइल ग्लूकोसाइड को ऑक्सीडाइज करवाते हैं और फिर बने हुए जो अम्ल बनते हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पर आयोडिक एसिड है ये स्पेसिफिक होता है किनके लिए, 1,2 ग्लाइकॉल्स, अर्थात पास के 2 कार्बन एटम्स पर यदि OH समूह उपस्थित है तो उन दोनों कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। तो हमने ग्लूकोज के दोनों स्ट्रक्चर बनाए, 6 मेंबर रिंग भी बनाई और 5 मेंबर रिंग भी बनाई। यहाँ पर हम इसकी पहले 6 मेंबर रिंग के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसको मेथिल अल्कोहल और HCl के साथ अभिक्रिया करवा के जो C1 है उस पर जो OH समूह है उसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब ग्लाइकोसाइड बना लिया। तो इससे मिल गया हमको मेथिल डी ग्लूकोपाइरेनोजाइड। अब जो है हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं HiO4 के साथ या पर आयोडिक एसिड के साथ। तो हम देख रहे हैं कि C2 और C3 पर OH समूह है, तो एक तो ये वाला कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर C3 और C4 पर भी पास के 2 कार्बन एटम पर OH ग्रुप है, तो यहाँ पर भी कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, अर्थात पर आयोडिक एसिड के 2 अणु प्रयुक्त होंगे। और क्या होगा, जो C3 है वो फॉर्मिक अम्ल के रूप में बाहर निकल गया और ये यहाँ से हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ जो कि क्या है, डाइएल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। अब 1 मोल मेथिल ग्लूकोपाइरेनोजाइड के लिए 2 मोल HiO4 के प्रयुक्त हो रहे हैं और 1 मोल फॉर्मिक एसिड का बना यदि ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग है। अब यदि ग्लूकोज में 5 मेंबर रिंग होती अर्थात इसकी संरचना फर्स्ट वाली होती, तो फिर जो इसका मेथिल ग्लूकोसाइड बनाया हमने पहले और उसको फिर हमने HiO4 के साथ अभिक्रिया करने पर हमको क्या प्राप्त होता है कि आप देख रहे हो कि एक तो C2 और C3 के बीच के पास के 2 कार्बन एटम पर OH समूह है, तो 1 मोल तो यहाँ प्रयुक्त हुआ और दूसरा कहाँ पर हुआ, C5 और C6 पर पास के 2 कार्बन पे OH समूह है, तो 1 अणु वहाँ पर प्रयुक्त हुआ।
और जो C6 है वो किस रूप में पृथक हुआ, फॉर्मल्डिहाइड के रूप में, और हमको जो दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है वो ट्राईएल्डिहाइड मिल रहा है। अब क्योंकि पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करने पर हमको मीथिल ग्लूकोसाइड से फॉर्मल्डिहाइड की प्राप्ति नहीं होती बल्कि फॉर्मिक एसिड बनता है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रिंग है उसका आकार क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है, क्योंकि जो उससे जो 6 मेंबर रिंग से जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं वही ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होते हैं। जैसे हमने पिछली रिएक्शन में देखा, डाइएल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड बन रहा है 6 मेंबर रिंग से, और 5 मेंबर रिंग से हमको क्या मिल रहा है, ट्राईएल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज की जो अंदर है वो 6 मेंबर रिंग है, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन से हमें डाइएल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड मिलता है। तो ये था मोनोसैकेराइड्स की वलय का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ द रिंग इन मोनोसैकेराइड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।